पहले तो मैं उन लोगों के नाम निकाल लूँ जिनकी मैंने लास्ट टाइम फ़ोटो खींचे थे। एंड उसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि रिज़ल्ट कब आ रहा है? क्या कह रहे हैं आप लोगों के सोर्सेज़? कब आ रहा है मेंस 2024 का रिज़ल्ट? किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है? जनवरी? पक्का? उससे पहले नहीं आएगा? नो मैम। अच्छा, ओके। कोई मार्च भी कह रहा है क्या? जनवरी पे सब लोग सहमत है जिसके पास भी इन्फॉर्मेशन है? चलो, ठीक है। देखो, क्योंकि जनवरी में रिजल्ट आएगा, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरव्यू इज़ योर पर्सनालिटी टेस्ट, और पर्सनालिटी डेवलप हमको खुद करनी होती है। तो इसलिए व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि अभी ग्रुप बनाना इतना आवश्यक नहीं है। वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अदरवाइज आपको एक जो दिशा मिलनी चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन की, वो आपको इन सेशन से मिल रही है। ठीक है। करंट अफेयर्स को आपको कैसे पढ़ना है, बोलकर आपको खुद ही बात करनी पड़ेगी शीशे में। कोई दूसरा आपके से बात करेगा तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। मतलब ग्रुप बनाना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक ग्रुप बना दूंगी और उसमें कोई भी इधर उधर की फालतू बकवास करेगा तो उसको हटा दूंगी। ठीक है, बट देन मुझे लगता है लोगों का इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। एंड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये रियलाइज़ करना भी है कि सबका ही मेंस नहीं निकलता है। ठीक है, तो पता चले हम ये वाला मेंस भी ना फोकस करें इंटरव्यू के चक्कर में, और ये वाला टाइम हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन के जोन में वेस्ट हो जाए। बाकी मैं एक पोल तो करवा ही चुकी हूँ। एंड में जब सेशन एंड होगा तो एक बार आप लोग बता दीजिएगा, उस हिसाब से हम ग्रुप बना सकते हैं या फिर हम थोड़ा सा रुक सकते हैं, दिसंबर तक ग्रुप बना सकते हैं। और आप लोग फिलहाल मेंस पर फोकस्ड रहो। ठीक है, क्योंकि मेंस की पढ़ाई करोगे, उसके लिए एनालिसिस पढ़ोगे, उसके लिए चीज़ों को समझोगे, तो वो इवेंचुअली आपकी हेल्प करेगा इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी। ठीक है, बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करते रहो। ठीक है, क्योंकि ग्रुप बनाकर गॉसिप ज़्यादा होगी और पढ़ाई कम, वो मुझे पता है। चलो, एंड यस, क्वेश्चंस किससे पूछने हैं? अगर वो लोग अभी प्रेजेंट नहीं है तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। चलो, मैं एक एक नाम बोलती हूँ। सचिन है यहाँ पे? चलो, कोई बात नहीं, अब फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऋषि, वो भी नहीं है। आशु, आशु है? चलो, वो भी नहीं है। विकास, विकास सिंह, वो भी नहीं है। सागर, कोई भी नहीं है भाई। दिव्यम, दिव्यम है क्या? चलो ठीक है, दिव्यम आपसे पूछ रहे थे। फिर पवन मिश्रा, पवन मिश्रा भी कोई नहीं है। ठीक है, दिव्यम, बस यही लोग थे, अब हो गया। चलिए दिव्यम बताइए, बाकी लोग हाथ उठा लो जिसको आंसर्स देना है। यस मैम। ठीक है, मैं एक बार स्टार्टिंग से देख लूँ, ऐसा नहीं होगा कोई रैंडमली बीच में आए फिर वो हाथ उठाए। मैं कुछ ही क्वेश्चंस लूँगी, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं ले सकती। चल, दिव्यम मुझे बताओ, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा था? यस अंडरस्टैंड। चल, कोई भी टॉप 5 न्यूज़ जो आपने आज पढ़ी है वो बताइए। मैम टुडे न्यूज़पेपर was more about Bihar election ठीक and है, the results that have been एक recently न्यूज़ हो announced. गई बिहार इलेक्शन, And और क्या पढ़ा? yes ma'am, second was related to ma'am air pollution in NCR region. ठीक है, और The क्या पढ़ा? editorial was regarding it. ठीक है, और क्या पढ़ा? Yes ma'am. Yes ma'am. And the today's this newspaper was mostly focused on ma'am the repercussions of this election and all in the coming UP elections. So it was more focused on it. And the next news was something related to ma'am COP32. So COP30 it is going to happen in I can't remember right now, चल but I ठीक है, read it now. तो कुल मिलाकर 3 न्यूज़ हमारे सामने आई, और कोई 2 और न्यूज़ रिकलेक्ट कर पा रहे हो जो न्यूज़पेपर से पढ़ी हो? मैम एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग तो मतलब मैंने बहुत आज ही मैंने सबसे कम पढ़ा है, बट आई हैव बीन फॉलोइंग न्यूज सिंस अच्छा, पास्ट फ्यू डेज. चलो कोई बात नहीं। बिहार इलेक्शंस का कैसा रिजल्ट रहा? किसकी सरकार बन रही यस है? मैम. मैम इट इज क्लियर मैंडेट फॉर द एनडीए गवर्नमेंट. टोटल कितनी सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बिहार में? मैम मैम इट इज 243 मैम. अच्छा, और क्लियर मैंडेट पे कितनी सीट्स जीत रही है? कौन सी पार्टी, कौन सा कोalition गवर्नमेंट है? यस मैम. मैम इट इज 205 सीट्स फॉर द एनडीए एंड 205 फॉर एनडीए। 20. ठीक है, यस इसमें बीजेपी की कितनी थी? मैम बीजेपी की है 89 सीट्स मैम, इफ आई एम अच्छा, और करेक्ट. कितनी सीट्स पर कॉन्टेस्ट किया था?
Ma'am, it was, I think, ma'am, it is 101 for both the BJP and JDU, ma'am. अच्छा, ठीक है। जेडीयू का फुल फॉर्म क्या है? Ma'am, Janata Dal United. अच्छा, अच्छा। रामविलास पासवान के बेटे भी हैं क्या Yes, एनडीए ma'am. में? Ma'am, क्या his नाम है name is उनका? Chirag Paswan. उनकी पार्टी का क्या नाम है? चिराग पासवान जी, मैम। हाँ, उनकी पार्टी मैम, का क्या उनकी नाम है? पार्टी का नाम है LJP, मैम, लोक जनशक्ति पार्टी। अच्छा, और ये महागठबंधन में कौन लीड कर रहा था? यस मैम। मैम, महागठबंधन वाज इन बिहार, इट वाज लेड बाय श्री तेजस्वी यादव। अच्छा, और क्या पार्टी है उनकी? आरजेडी एज ए पार्टी। आरजेडी नाम फुल फॉर्म क्या है इसका? यस मैम, राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा, और कांग्रेस भी महागठबंधन में थी? यस मैम, कांग्रेस was in अच्छा, कांग्रेस ने कितनी सीट्स जीती? मैम, कांग्रेस हैज वन 6 सीट्स मैम, इफ आई एम करेक्ट मैम। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस का डिक्लाइन आ गया क्या? मैम, इट कैन बी seen as a alarming bell for them in ठीक है, state election, particular state election, ठीक है। but there is a hope for them in the ओके, national election. मुझे बताओ, अगर कांग्रेस की हार के 3 रीजंस बताने हो कि बिहार इलेक्शंस वो क्यों हारी, कांग्रेस पर्टिकुलरली बात करेंगे, महागठबंधन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा है। हमारी हिस्ट्री में कांग्रेस का रोल था कि नहीं? यस मैम, बिल्कुल। पहले मुझे बताओ स्टैब्लिश किस ईयर हुई थी कांग्रेस, और उसके बाद मुझे बताओ Right. 3 रीजंस जिसकी वजह से बिहार इलेक्शंस में ये हाल हुआ, जो आपके हिसाब से। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, it was established in 1885, Congress Party, Indian National Congress. And ma'am, the 3 reasons are mostly what I can think of right now is, number one, ma'am, the Congress Party was banking upon the state party, that is RJD. So the role of Congress was very limited in this election, as far as ma'am I can think of. It was मतलब mostly banked on Shri ठीक Tejasvi है, Yadav and his एक मान लिया। other दूसरा allies रीजन? like. ठीक है। Second reason, ma'am, was like, ma'am, can you give me a second, ma'am, to think, ma'am? Yes, ma'am. Second reason is related to the state units of the Congress, ma'am. Ma'am, they are, as far as ma'am, I can see through the newspapers, ma'am, the state units have become really weak. And the third reason is the seat sharing formula, ma'am. अच्छा, Congress, ठीक है, yes, ma'am, the candidates were, I think, ma'am, they were not have that much ठीक है। impact on the दिव्या, ground. एक क्वेश्चन और मुझे बता जाओ, कुछ मिस यूनिवर्स से रिलेटेड कंट्रोवर्सी हुई थी रिसेंट कुछ दिनों पहले, पता है? Ma'am, I can't recall. Sorry, ma'am. चल, अब मुझे ये बताओ, इंडिया से कोई मिस यूनिवर्स बना है क्या आज तक? Ma'am, I don't. I'm not able to recall, but if you will allow me, I can take a guess, ma'am. हाँ, बताओ। Ma'am, if it's ma'am, Miss Sushmita Sharma, Miss Sushmita Sen, ma'am. अच्छा, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी है, और ऐश्वर्या राय क्या बनी थी? Ma'am, sorry, ma'am, sorry. चलो, कोई बात नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, आज की डेट क्या है? Ma'am, आज है ma'am 15th of November 2025. ठीक है, आज 15 नवंबर को कुछ सेलिब्रेट होता है क्या? Sorry, ma'am. चल, कोई बात नहीं। सौम्या, मुझे बताओ, आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? Sorry, ma'am, I'm not aware. ओके, मिस यूनिवर्स की कंट्रोवर्सी पता है? Yes, ma'am, ये थाईलैंड में हुआ था, और जो वहाँ के डायरेक्टर थे, उन्होंने मिस मेक्सिको के साथ शायद कुछ मिसबिहेव किया। उसको लेकर के सारी जितनी मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट्स थी, वो सब बाहर आ गए और उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ठीक है, तो मिस मेक्सिको का नाम क्या था? सॉरी मैम। अच्छा, ठीक है, मुझे बताओ, मिस यूनिवर्स इंडिया से कौन रहा है? कितने लोग मिस यूनिवर्स मैम, फर्स्ट मिस यूनिवर्स मिस सुष्मिता सेन रही हैं, और लेटेस्ट आई कैन रिकॉल इज हरनाथ संधू। ओके, बीच में भी कोई रहा क्या? सॉरी मैम, आई एम नॉट अवेयर। ओके, माई वॉइस इज नॉट ऑडिबल कि उसकी वॉइस इज नॉट ऑडिबल? मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? हेलो। हाँ, ठीक, ओके, ठीक है। बीच में एक रही है लारा दत्ता, ठीक है, तो मुझे ये बताओ, यस मैम। सौम्या, ये बताओ मुझे, ये जो मिस यूनिवर्स जैसे कॉन्टेस्टेंट होते हैं, इनका कितना रेलेवेंस है प्रेजेंट टाइम में? ये क्या विमेन को सही में एम्पावर करते हैं आपके हिसाब से?
मैम कुछ हद तक करते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एंड इट इज अ कंपटीशन फॉर ब्यूटी विद ब्रेन्स, जिसमें नॉट ओनली उनका ब्यूटी चेक होता है या फिर ब्यूटी के पैरामीटर्स होते हैं, बट ऑल्सो डिफरेंट लॉजिकल राउंड्स होते हैं। तो तो फिर मुझे ये बताओ, कोई भी रूरल बैकग्राउंड की महिला क्या यहाँ पर पहुँच सकती है? उसके लिए एक्सेसिबल है? एक्सेसिबल मैम उतना नहीं है, लेकिन आज के करंट टाइम में थोड़ा है भी कि अगर अगर स्मॉल लेवल से स्टार्ट करें लाइक स्टेट कंपटीशन, फिर वहां से नेशनल पे, तो फिर ही ऐसा हो सकता है। लेकिन विदाउट ब्यूटी भी तो ब्रेन हो सकता है। ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स कैसे डिफाइन होते हैं? मैम ब्यूटी एज शेक्सपियर सेड, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर, लेकिन ब्यूटी के स्टैंडर्ड उन कॉम्पिटिशन्स में मे भी अलग हो सकते हैं, लेकिन ब्यूटी इज इनर ब्यूटी, ब्यूटी हाउ यू थिंक, ब्यूटी हाउ यू। मतलब ऐसे कॉम्पिटिशन्स के थ्रू ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं को बस एक्सपोज किया जा रहा है और जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है? अग्री करते हो कि नहीं? नो मैम, ऐसा पूरा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये बेसिक अगर देखा जाए तो ये ब्यूटी ब्रांड्स का प्रमोशन और ये ब्यूटी ब्रांड सेटअप का ज्यादा उस पे रोल रहता है। तो मतलब सही है, ये चीज़ें सही हैं, जबकि इसकी सोसाइटी को नीड है क्या? अगर ये नहीं भी होगा तो चल जाएगा काम? ये सही है मैम, ये क्योंकि ये नॉट ओनली सिर्फ ब्यूटी के फील्ड में काम करते हैं, बट जो जितने एम्बेसडर्स होते हैं या फिर जो जीतते हैं कंपटीशन, वो वेरियस एनजीओ के थ्रू ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए और वुमेन डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक रोल, और दूसरा मैम ये एक रोल मॉडल की तरह भी काम करते हैं। हाँ, तो ये तो अदर गलत वुमेन्स इम्पैक्ट के लिए। क्रिएट कर रहे हैं ना। अगर ये रोल मॉडल्स हैं तो ये तो गलत इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं कि कुछ सर्टेन साइज का होना चाहिए, कुछ सर्टेन हाइट का होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो अगर ये रोल मॉडल्स हैं, ये तो गलत है, नहीं है गलत? तो वो तो मैम उस हर एग्जाम का जैसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो शायद इसलिए उनके पैरामीटर्स अलग हैं, लेकिन अगर चलो कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ SIR क्या है? SIR का फुल फॉर्म क्या है? बहुत न्यूज़ में चल रहा है। SIR, एक सेकेंड, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आई गेस। बट यू नॉट श्योर? मैम अभी करंटली भूल गई। चल कोई बात नहीं, मुझे बताओ सरदार पटेल की 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी क्या अभी? यस मैम। अच्छा, कब, क्या तारीख को होती है? तारीख क्या है जो हम मनाते हैं किसी डे के रूप में भी क्या? 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया था एज अ यूनिटी डे। यूनिटी डे, ठीक है। फिर मुझे बताओ सरदार पटेल की क्या भूमिका रही है आपके हिसाब से इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में? मैम अगर उनकी बात करें तो फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में और प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में टू फॉर्म यूनाइटेड इंडिया, उसमें उनका काफी रोल रहा है। ऑपरेशन पोलो के दौरान उनका मैम बहुत रोल रहा है। ऑपरेशन पोलो क्या है? मैम ऑपरेशन पोलो जो हैदराबाद जो टेरिटरी थी, उन्होंने जो पहले भारत में जुड़ने से इनकार कर दिया था, तो उसको ऑपरेशन पोलो के थ्रू। कब हुआ था, किस ईयर हुआ था ऑपरेशन पोलो? मैम ईयर याद नहीं। अच्छा, सॉरी। तो हैदराबाद किस वर्ष जुड़ा था भारत से? चलो सॉरी। कोई बात नहीं। चलो अब बताएंगे सात्विक। सात्विक बताओ जरा, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद किस ईयर इंटीग्रेट हुआ था? आई थिंक 1948। मतलब श्योर नहीं हो? मैम अभी मैं यही रिकॉल कर पा रहा हूँ। मैं चलो 15 नवंबर को कौन से डे के रूप में मनाते हैं? हम जनजाति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, मतलब ट्राइबल्स को एम्पावर करने के लिए एक दिन सेलिब्रेट करने। कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको? सॉरी मैम, आई एम नॉट अवेयर। अच्छा, किसी कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा ट्राइबल रहा है हमारी हिस्ट्री में जिसके बर्थ एनिवर्सरी को ये डे मनाया जाता है? यस मैम, बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा, इनका क्या रोल रहा है? इन्होंने मुंडा रिवॉल्यूशन पे काफी इनकी अच्छी भूमिका रही मैम। कॉलोनियल
सप्रेशन को मैम इन्होंने बहुत अच्छे से झेला था और इंडियंस के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया था कि वो चलो लोग ठीक है, पता ब्रिटिश है मतलब। अब मुझे बताओ, बिरसा मुंडा की पर्सनालिटी से अगर हमें कोई 3 चीजें सीखनी हो तो क्या सीखोगे? मैम पहली चीज तो करेज, ठीक दूसरा है। मैम ऑप्टिमिज्म, तीसरा मैम फियरलेसनेस। करेज और फियरलेसनेस सिमिलर नहीं हो गया? यस मैम, बोथ कॉम्प्लीमेंट्स एंड सप्लीमेंट्स ईच अदर। नहीं, तीसरा कोई और बताओ। फियरलेसनेस नहीं, तीसरा मैम लीडरशिप। लीडरशिप। ठीक है। फिर बताओ, इनको धरती आबा नाम से जाना जाता था, बोलते थे लोग। यस मैम, तो धरती बट आबा का मतलब क्या है? सॉरी मैम, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। ये बताओ, इनकी कौन सी एनिवर्सरी थी अभी? आज कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है? सॉरी मैम, आई हैव टू रीड अबाउट इट। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर मुझे बताओ, ये यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है? मैम यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इसकी बात करता है? मैम आर्टिकल 44। 44 कौन से राज्यों में लागू हो चुका है? उत्तराखंड, उत्तराखंड, गोवा। अच्छा, और यूपी में? यूपी में मैम आई थिंक अभी लागू नहीं हुआ। श्योर नहीं हो मतलब, यूपी में नहीं रहते हो क्या? मैम यूपी में लागू नहीं हुआ है मैम, श्योर। श्योर हो ना? ठीक है। यस तो ये बताओ, इसको पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यस मैम, आई थिंक मैम इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं जो हमें हमें लग रहा है कि इसे पायलट बेसिस पे पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहिए मैम, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल बेसिस पे इसको मैम इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमें। अच्छा, पायलट बेसिस पर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है। इसके यस कुछ मैम। कॉन्स भी हैं क्या, कि सिर्फ सब कुछ परफेक्ट ही है? यस मैम, कुछ कॉन्स हो सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं मैम। पहली बात तो मैम, सबसे बड़ी चीज मैम पीपल का ट्रस्ट जीतना। मतलब जब हम लोग रिलीजन, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है भारत में, लोग बहुत ही ज्यादा उससे रिलेट करते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है। तो जब भी हम उस पर कुछ ग्रेजुअल चेंजेस भी ला रहे हैं तो मैम लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है, लोग भी ये चाहने लगे कि उसके उसके प्रोस क्या हैं और हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मैम। तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। अच्छा। हम्म, ठीक है। सेकेंड मैम जी हम्म, और मैम सेकेंड मैम, इसका ग्रेजुअल लेवल पे ग्रेजुअली हम कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जैसे मैम फार्म लॉ को हमने इम्प्लीमेंट तो किया, लेकिन हमने इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया मैम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी एक चैलेंज हो सकते हैं मैम। अच्छा, अच्छा, ठीक है। फिर मुझे बताओ, ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? ऑरेंज इकोनॉमी मैम, इट्स डील विद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज आई थिंक। हर चीज़ के आगे आई थिंक लगाना इज इम्पोर्टेंट। नो मैम, यस मैम, आई एम श्योर अबाउट इट। यू आर श्योर अबाउट इट? सिल्वर इकोनॉमी क्या होती है? सिल्वर इकोनॉमी मैम, जब ओल्ड एज लोगों के वेलफेयर के बारे में कुछ सोचते हैं तो मैम, और उससे इकोनॉमिक पोटेंशियल को डिराइव करने की कोशिश करते हैं, तो वो सिल्वर इकोनॉमी। ठीक है, ठीक है, चलो। इशिता, इशिता मुझे ये बताओ, ये वाइट कॉलर टेररिज्म क्या है? मैम वाइट कॉलर टेररिज्म उस टाइप का टेररिज्म है जिसमें जो लोग वाइट कॉलर जॉब में एम्प्लॉयड है, सब जो डॉक्टर, इंजीनियर, जिनके पास टेक्निकल स्किल्स है, वो टेररिज्म में जब आ जाते हैं तो उसे कहते हैं वाइट कॉलर ठीक है। टेररिज्म। तो ये बताओ, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को रोकने के लिए सरकार के प्रयास कैसे रहे? जम्मू कश्मीर में उनके प्रयास हम होलिस्टिक कह सकते हैं, बट जैसे कि बोलते हैं कि इटर्नल विजिलेंस की प्राइस होती है लिबर्टी, तो अगर हमें हम बात हमेशा करें तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को एजुकेट कर कर मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया गया है। हुआ है यस कि मैम। नहीं? किया गया है। तो जी लेकिन अगर ये मैम। वाइट कॉलर टेररिज्म की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो क्या उस दिशा में किए गए प्रयास गलत है, या फिर हमें क्या चीज़ फिर से करने की ज़रूरत है, या कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है? मैम मुझे लगता है जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, इस टाइप के जो पीपल टू पीपल जो कनेक्शन वाले हैं उनका हमें ट्रस्ट जीतने की बहुत ज़रूरत है, जो कि काफ़ी ट्रस्ट का थोड़ा खंडन हुआ है आर्टिकल 370 के रिपीलमेंट के बाद। तो हमें ग्राउंड लेवल पे थोड़ा उनको यूथ को इंगेजमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं, ऑल इंडिया टूर्स, इन सब पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी ऑफ कोर्स। तो वो थोड़ा उनको फेमिलियल ट्रस्ट बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है, सोल्जर्स को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो रेड फोर्ट में रिसेंटली ब्लास्ट हुआ है, रेड फोर्ट के पास, उसको देखा था? उसकी न्यूज़ सुनी थी? जी मैम। कौन सी डेट को हुआ था? मैम 10 नवंबर को शाम को 6:52 PM पे हुआ। ठीक है।
उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो मेन कल्प्रिट्स रहे हैं उनके नाम पता है? जी मैम, एक फरीदाबाद के एक डॉक्टर हैं, मतलब पुलवामा के हैं बेसिकली, डॉक्टर उमार नबी, और एक लखनऊ की ठीक है। डॉक्टर है, डॉक्टर शाहीन ठीक करके है। ये सब। चलो, ये नेक्सस है जिस पर वर्क करने की ज़रूरत है, वो बात मैं जी समझ मैम। गई। अब मुझे बताओ, आसिफ मुनीर का नाम सुना है? आसिफ मुनीर, यस मैम, सुना कौन है। है ये? मैम ये पाकिस्तान के मतलब आर्मी के हेड हैं। आर्मी के हेड हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात चल रही है क्या? यस मैम, शायद चल रही है, ऊपर ऊपर सुना है, इतना ज़्यादा पता नहीं मुझे उस बारे में। चलो, ठीक है। फिर मुझे बताओ, SIR क्या है? मैम ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जो पहले तो बिहार में अंडरटेक किया इसकी गया। ज़रूरत क्या है? मैम इसकी ज़रूरत ये है कि हम स्क्रैच से इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करें, जैसे कोई डिसीज्ड हो या इनएलिजिबल हो तो उसको हम स्क्रैच आउट करके नए सिरे से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ताकि अच्छा। डुप्लीकेट वोटिंग वगैरह ना हो। अच्छा, ठीक है। तो कुछ लोग इसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम जब भारत के नागरिक हैं तो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, इससे मतलब वोटिंग राइट्स का हमारे वो हो सकता है, मतलब छीने जा सकते हैं, तो इसलिए वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं इसको। वो अच्छा, डेमोक्रेसी पे थोड़ा सा इसको अटैक मान रहे हैं इस ठीक है। वजह से। एक लास्ट क्वेश्चन ये बता दो, रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, कहीं उनकी मीट हुई थी क्या? यस मैम, शायद वो चाइना में ही मिले हैं। चाइना में मिले हैं पक्का? मैम अरे याद नहीं आ रहा, शायद मिले तो हैं वो, मैंने न्यूज़ में पढ़ा है। तो उनका अच्छा। G2 का कुछ कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है कि वो चलो, दोनों कोई नेविगेट बात करना नहीं। चाह रहे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ मिले हैं। हैं। कौन यस सी मैम, नहीं समिट के पता। साइड लाइन में मिले हैं जिसको प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अटेंड किया था लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नहीं अटेंड किया था? कौन सी समिट थी वो? जिसको ट्रम्प ने नहीं अटेंड किया था, मैम नहीं याद आ रहा। चलो, आंचल, आंचल बताओ ज़रा कौन सी समिट थी? सॉरी मैम, इस बारे में मुझे भी नहीं पता। चलो, एक अलास्का समिट हुई थी, इसका नाम सुना है क्या? यस मैम। किसके बीच में हुई थी? मैम ये यूएसए और रशिया के बीच में हुई थी। दोनों के हेड्स के नाम क्या है? मैम प्रेसिडेंट ट्रम्प और पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन, पूरे नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। और ये जो चाइना में मिले हैं कि साउथ कोरिया में मिले थे? मैम चाइना साउथ कोरिया किस कंटेक्स्ट में? ये जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रम्प की मीट हुई थी, ये चाइना में हुई थी कि साउथ कोरिया में हुई थी? मैम साउथ कोरिया में हुई थी। साउथ कोरिया में कहाँ? मैम एग्जैक्टली शायद सोल। अच्छा, ये बताओ चाइना की कैपिटल क्या है? मैम बीजिंग। और शंघाई का नाम क्यों जाना जाता है फिर? मैम इसकी फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कैपिटल, टेक्नोलॉजी की वजह से। अच्छा, ये बताओ मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में डिफरेंस क्या है? मैम सॉरी, इस बारे में नहीं पता मुझे। ठीक है। मिस यूनिवर्स कितनी भारत की महिलाएं बन चुकी हैं? मैम फर्स्ट सुष्मिता सेन थी, उसके बाद फिर लारा दत्ता और शायद अभी हरना संधू। हरना संधू कौन से ईयर में बनी? मैम एग्जैक्टली रिमेम्बर नहीं है, शायद 2021। मिस वर्ल्ड कोई भारतीय महिला बनी है? यस मैम। कौन बना है? मैम प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय। पहले कौन बना? सबसे पहली महिला कौन थी जो मिस वर्ल्ड बनी थी भारतीय? मैम डॉक्टर रितु था उनका शायद नाम, वो डॉक्टर रितु करके था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा पर डॉक्टर रितु था। रीता फारिया। यस मैम, रीता फारिया। कौन से ईयर में बनी थी? सॉरी मैम, ये नहीं पता। चलो, ठीक है। अब ये बताओ इसका रेलेवेंस क्या है वर्तमान में? मैम प्रेजेंट में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करता है जिसकी वजह से, जैसे हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं जो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड बनती हैं, वो बहुत सारे एनजीओज और यूनिसेफ इनके साथ काम करके लोगों के साथ तो क्या जुड़ती जो है। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स नहीं बनती उनको मौका नहीं मिलता? वो नहीं बन मैम सकती? मैम मिलता है, पर अगर हम इस कंटेक्स्ट में बात करें सिर्फ, तो मैंने उसकी वजह से ही बोला। बाकी को बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं और बहुत सारे जो तुम्हें क्या लोग लगता है हैं इसके जो, पॉजिटिव ज्यादा है कि नेगेटिव ज्यादा है? मैम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसके नेगेटिव ज्यादा है। ठीक है, तो इसके नेगेटिव ज्यादा है तो इसको अब अबैंडन कर देना चाहिए ऐसे सिस्टम को इस तरीके से? मैम अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव ज्यादा है तो हाँ, इसको अबेंडन कर देना चाहिए। चलो, ठीक है। मुझे बताओ लास्ट जो ये था ये मिस यूनिवर्स का चल रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है? कौन सी जगह मैम पर? ये प्रेजेंट में थाईलैंड में हो रहा है।
ठीक है। अभी इसमें एक और कंट्रोवर्सी आ गई है, मिस पैलेस्टीन और मिस इज़राइल वाली, वो पढ़ी थी क्या? नो मैम, उस बारे में नहीं पता, मिस मैक्सिको वाली पड़ी थी बस। अच्छा। इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में कुछ विवाद रहता है क्या? यस मैम, वहाँ पे इसराइल पैलेस्टीन में प्रेजेंट में भी वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे पैलेस्टीन को लेके इशू रहता है। अच्छा, तो पैलेस्टीन और इज़राइल का विवाद की शुरुआत कहाँ से होती है और क्या रीज़न्स हैं उनके विवाद के? मैम उसका काफी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है उसमें। अगर हिस्ट्री में हम देखें तो उसमें था कि जो लैंड था वो बेसिकली पैलेस्टीन को बिलोंग करता था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने जो ज्यूज को जर्मनी से भगा दिया था, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टीन का जो एरिया था वहां पे ज्यूज को रहने के लिए जगह दी थी, जिसको उन्होंने फिर बाद में इसराइल बोला था। तो ये इशू वहीं से चल रहा है फिर, कि पैलेस्तीन बोलते हैं कि हमारा होमलैंड था, लेकिन ज्यूज बोलते हैं अपने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में कि हम भी यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हैं, तो ये उसी की वजह से है विवाद सारा। अच्छा, उसी की वजह से विवाद है। तो उसके बाद अभी कुछ गाज़ा पीस डील भी हुई थी, सुना था? यस मैम। क्या था? मैम गाजा पीस डील में एग्जैक्ट तो नहीं है, पर उसमें शायद ये इसराइल पैलेस्तीन का जो प्रेजेंट में वॉर है उससे रिलेटेड ही है, उसको रोकने के कंटेक्स्ट में था। इज़राइल और पैलेस्टीन का डायरेक्टली वॉर है कि कुछ और है? कोई दूसरा फ्रंट है? मैम ये नहीं, इसमें मैम थोड़ा जो हमास वाला सेक्शन भी आ जाता है, जिसको इसराइल ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, तो वैसे तो ये हमास? डायरेक्ट ये। अच्छा, तो हमास किस पार्ट ऑफ पैलेस्टीन या फिर इज़राइल में है? मैम वो पैलेस्तीन की तरफ से है हमास। पैलेस्टीन का और गाज़ा पैलेस्टीन सेम है, डिफरेंट है, कैसे? क्या है? मैम अलग है, पैलेस्तीन गाजा अलग है। मैम गाजा एक ऐसा कॉमन लैंड है जिसके लिए पैलेस्तीन और इसराइल दोनों ही लड़ रहे हैं। अच्छा, अच्छा। और हमास क्या है? मैम हमास पैलेस्तीन की तरफ से बेसिकली, वो गाजा में ज्यादा वो है, ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा में ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वो बेसिकली पैलेस्तीन की तरफ से ही लड़ रहे हैं, मतलब एक तरीके से। चलो, साक्षी मुझे बताओ गाज़ा पीस डील क्या है? मैम मैम आवाज़ आ रही है? हाँ। यस मैम, ये जो गाजा पीस डील है, रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इसमें मीडिएशन किया था कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो वर्षों से युद्ध चल रहा है उसमें वो शांति समझौता कराना ठीक है, चाहते कितने हैं। वर्षों से चल रहा है युद्ध? मैम अभी जो रिसेंट, ऐसे तो हिस्टोरिकली उनका बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन रिसेंट में ये 2 साल से चल रहे हैं। अच्छा, 2 साल से चल रहा है। तो ये बताओ, ये क्या सक्सेसफुल हो गई है पीस डील? उसके बाद से पूरा सीज़ फायर हो गया है? युद्ध समाप्त हो गया? मैम थोड़ी सक्सेसफुल रही है, क्योंकि कुछ जो इसराइल के लोगों को बंधक बनाया था हमास ने, उन्हें छोड़ा था, और उस साइड से भी कुछ छोड़े गए हैं। तो यदि तात्कालिक रूप से देखें तो हाँ, थोड़ी सफल रही है। अच्छा, तो ये बताओ, कई सारे वॉर्स को एंड करने के लिए जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उन्होंने बोला है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। तो क्या मिलना चाहिए आपके हिसाब से? मैम ये नोबेल पीस प्राइज, मैम ये नोबेल पीस प्राइज एक ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने बहुत, मतलब समाज के लिए बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। अगर हम प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करें तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, जैसे नोबेल इन्होंने शांति समझौते कराए। लेकिन अगर जैसे हम इंडिया अदर और फ्रंट पे पाकिस्तान के देखें, बीच जैसे में? इनकी कुछ पॉलिसीज है, अमेरिका फॉर। जैसे यस यस मैम। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी इन्होंने इश्यूज रिजॉल्व करवाए थे क्या? यस मैम, हाँ ऐसा वो बोलते हैं कि उन्होंने करवाया है, लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, और वो अपने और पाकिस्तान के बीच में जो भी मुद्दे होते हैं वो दोनों मिल के सुलझाना चाहते हैं। तो इनका रोल था उसमें कि नहीं था? मैम इंडिया, मतलब इंडिया के तौर से ऐसा बोला जाता है कि इनका रोल नहीं था। तो ठीक है, तो तुम्हारी तरफ से क्या बोला जाएगा? मैम मेरा भी यही मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिल के ये अपना जो भी वार्ता थी उन्होंने किया है, तो इसमें ट्रम्प का रोल थोड़ा कम ही रहा होगा, नहीं था। अच्छा, तो ये बताओ, ये जो ट्रम्प अपने लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग करते रहते हैं, ये कहाँ तक उचित है? मैम ये
मैम मुझे लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए जिन्होंने एक सोशल लेवल पे बहुत ही परिवर्तन की बात की हो। और अगर हम ट्रम्प की अच्छा बात करें तो इनके ठीक कुछ है पॉलिसीज ऐसी हैं जो बहुत रेडिकल हैं। और जैसे रिसेंट में ट्रेड वार हो या फिर जो H1B वीजा पॉलिसी है, अमेरिका फर्स्ट की अच्छा पॉलिसी है, या फिर ये ठीक क्लाइमेट है चेंज से भी बाहर निकल रहे हैं। तो थोड़ा ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हों। ठीक है अब मुझे बताओ ये जो नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं तो क्या इसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस देखा जाता है? कुछ हद तक देखा जाता है मैम। कुछ हद तक देखा जाता है। कोई भारतीय ऐसे हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला हो? मैम कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है। क्या काम किया उन्होंने? मैम उन्होंने ये बचपन बचाओ आंदोलन उनका है प्रोग्राम, उसके माध्यम से वो बाल श्रम जैसे जो कृत्य हैं उनको रोकने का प्रयास करते हैं। तो उनको सही मिला है? मैम उन्होंने तो अच्छा काम किया है। अच्छा अभी इस बार नोबेल पीस जो प्राइजेस अनाउंस हुए हैं उसमें नोबेल पीस के लिए किसको दिया जाएगा? मैम ये वहाँ के साउथ अमेरिका से हैं, मचादो। मैम एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है बट ऐसा नाम है चलो मचादो कोई करके। बात नहीं कोई बात नहीं। एक चीज़ मुझे बताओ ये जो यूएसए है ये वेनेजुएला पर हाँ वेनेजुएला के वेनेज आसपास अपनी पहुंच और पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है और कई सारे लोगों की उसमें जान जा चुकी है। ठीक है तो तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया या फिर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए कि अपने काम से काम रखना चाहिए? मैम जो यूएसए हैं जिन्होंने वेनेजुएला के आसपास जो अपनी आर्मी वगैरह लगाई है तो उनका वहाँ पे इंटरेस्ट है ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह को लेकर। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया हमेशा से ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है और वो एक पीसफुल और न्यायपूर्ण विश्व की बात करता है। तो इंडिया को यहाँ पर दखलंदाजी करनी चाहिए कि नहीं? मैम इंडिया हर कंट्री की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कहना उचित तो नहीं होगा क्या कहना उचित नहीं होगा? चल कि कोई बात नहीं मुझे बताओ ये जीवीए क्या होता है? मैम ग्रॉस वैल्यू एडिशन इसका आई थिंक। इसका मतलब क्या होता है? मैम ये नहीं मतलब मुझे नहीं पता है, थोड़ा इसको अच्छा बारे में पढ़ना जीडीपी पड़ेगा मुझे। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ इसका? मैम ये होता है कि किसी भी कंट्री के उसके जो उसका क्षेत्रीय एक कंट्री का जो क्षेत्रीय भाग है उसमें जो भी प्रोडक्शन होता है उसे जीडीपी में इंक्लूड करते चलो हैं। ठीक है। प्रिया प्रिया मुझे ये बताइए भारत में नवंबर दिसंबर का महीना शादियों के लिए जाना जाता है। ठीक है तो Yes. भारत में एक बहुत ही बड़ी वेडिंग इकोनॉमी है। ठीक है और रीसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में शादी मत करो भारत आकर शादी करो तो लोग करने लगे। ठीक है तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी सी वेडिंग इकोनॉमी है इसकी वजह से जो लड़की का साइड होता है उसके ऊपर भार पड़ रहा है बढ़ रहा है कि नहीं? Yes, मैम कि दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही क्योंकि हैं? जो आज की डेट में हम्म आज हाँ हो सकती हैं मैम, मगर मुझे लगता है भार बढ़ता है क्योंकि आज के समय में जो शादी हो गई है वो दिखावे का कार्यक्रम ज्यादा हो गया है। और जो जैसे पहले एक आवाज कट रही है प्रिया आपकी आवाज नहीं आ रही है। बात होता था प्रिया आपकी आवाज नहीं आ रही है आपके दोबारा एक बार म्यूट उसको कर अनम्यूट करिए। हेलो हाँ अब आवाज बोलिए। आ रही है मैम? कट गई थी आवाज। हाँ अब ट्राई कीजिए। ओके मैम, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। मैम नेटवर्क का कुछ है। मैम मेरा ये कहना है कि ये इसका बोझ तो पड़ रहा है क्योंकि अब भारत में भी प्रचलन हो रहा है डेस्टिनेशन वेडिंग का। भले ही लोग विदेश ना जाएं बट डेस्टिनेशन वेडिंग का हो रहा है। बट इसका अगर दूसरा पक्ष देखें तो इसका फायदा भी है क्योंकि आप दूसरे राज्य में अगर जाते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी में आप जो भी खर्च करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उस राज्य के उसमें भी वृद्धि होती है। तो
और विदेश में तो मैं पक्ष में नहीं हूँ, बट लेकिन अगर भारत के अंदर राज्य में हो रहा है तो ठीक मैं है, इसके पक्ष जो ये वेडिंग इकोनॉमी है इससे लगभग 1 करोड़ जॉब जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनरेट होते हैं, और ये इकोनॉमी है लगभग 10 लाख करोड़ की, ठीक है, 10 या 11 लाख करोड़ की। तो अपने आप में तो ये चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पर विदेश में कोई शादी करे या फिर देश में करे, ठीक है, जो लड़की का पार्ट ऑफ द फैमिली होता है उस पर बोझ बढ़ रहा है कि नहीं? मैम वो बढ़ रहा है। तो वो इस मध्य वर्ग में तो बढ़ेगा, पर अगर हम मतलब उच्च वर्ग में देखें तो आज के समय में दोनों पक्ष करते हैं, तो वहाँ तो इतना नहीं फर्क पड़ रहा है, बट मध्य वर्ग परिवार में पड़ता है इसका। लेकिन कहीं न कहीं ये ऐसे रोल मॉडल सेट कर रहे हैं सोसाइटी में कि जो इंसान नहीं कर पाता है वो भी प्रयासरत है कि हम भी ऐसी शादी करें। तो ये कहीं न कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, और ज़्यादा मटेरियलिज़्म, ज़्यादा कॉम्पिटिशन, ज़्यादा शो ऑफ को बढ़ावा दे रहा है? यस मैम, पहले वो माध्यम नहीं था तो लोग इतना जानते नहीं थे, पर ये जो डिजिटल क्रांति हुई है इसकी वजह से चीजें बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी फैल जाती हैं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो चाहे आपका ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, दोनों जगहों पे पड़ता है। चलो, ये बताइए प्रिया, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या करोगे? मैम अब तक जो पढ़ाई की है उसका यूज करूंगी आगे चल के। कैसे यूज़ और करोगे? मैम मुझे जो एग्रीकल्चर है उसमें मुझे इंटरेस्ट है, मैं उससे संबंधित कोई भी कोर्स करूंगी, उसके बारे में जानकारी लूंगी, और मेरे पास जो भी अभी मौजूदा टाइम पे जो भी मेरे पास है जमीन, मैं उस पे मतलब खेती करना चाहूंगी। अच्छा, ठीक है। यस मैम। तो फेमिनाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर का नाम सुना है क्या? यस मैम। क्या मतलब होता है? इसमें क्या होता है कि जो कृषि संबंधी जो भी कार्य होते हैं वो उससे वो ज़्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। उस मतलब पुरुष के प्रवास भी हो सकता है, और मतलब अन्य कारण भी हो सकते हैं। ठीक, प्रमुख अभी कारण क्या मुझे होगा? इतना याद है। एक प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण तो इस समय तो पलायन का ही है, या प्रवास का कह सकते हैं। जो चलो, पुरुष ठीक है। वर्ग है वो ज़्यादातर चलो, रोजगार के लिए ठीक है। हाँ, मुझे ये दूसरे बताओ, राज्यों में। कृषि में कार्य करोगे, ये बताओ ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम सुना है क्या? यस मैम। क्या होती है ये? ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है कि प्राकृतिक तरीकों से खेती करना, मतलब एक जो आज आज के समय में जो रासायनिक उर्वरक और इन सब का प्रयोग करके जो भूमि का उत्पादन क्षमता कम हो रहा है, हम इसको जैविक खेती करके इसमें हम सुधार ला अच्छा, सकते हैं। भारत का कोई ऐसा राज्य है क्या जो पहला बन यस गया था? मैम। कौन सा राज्य है? मैम सिक्किम है। सिक्किम की फिर केस स्टडी पढ़ी? ऑर्गेनिक स्टेट घोषित होने के बाद उसमें कैसा इम्पैक्ट रहा, कुछ आइडिया है? मैम बहुत ऐसे तो नहीं पता है, बट हाँ ये है कि उस वहाँ पर पर्यावरण पर और खेती की भूमि पर, दोनों पर वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ा है, और वहाँ पे जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसमें भी वृद्धि हुई। चलो, ठीक है। श्रीलंका की इकोनॉमी में कुछ थोड़े 1-2 साल पहले की बात है, 1 सवा साल पहले की, श्रीलंका की इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से वहाँ पर कू हो गया था। याद यस है? मैम। क्या रीज़न वो था? ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ थी क्या उससे रिलेटेड उन रीज़न्स में? हाँ मैम, वहाँ पे ये प्रॉब्लम मतलब यही समस्या थी कि अ, पूरी तरह से उन्होंने जो रासायनिक उर्वरक है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया था, उस पे सब्सिडी खत्म कर दी थी, और उन्होंने कहा कि आप ऑर्गेनिक खेती करो। तो उससे क्या हुआ कि बिना जो चीज़ धीरे गति से करनी चाहिए थे वो डायरेक्ट कर दिया गया। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सब अचानक से हुआ और चीज़ें संभल नहीं पाई। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में लॉस हो गया। तो चलो, ठीक है। तो इस जब वजह से। जब अगर तुम्हें खेती पर आपको लगना पड़ता है, तो आप क्या यस मैम। करेंगे? किस प्रकार की खेती को बढ़ावा देंगे? मैम मैं ऑर्गेनिक खेती को और प्राकृतिक तरीकों से करूँगी, और मैं तकनीक का सहारा लूँगी, और अच्छा। यस मैम मैं ये बताइए ये बताइए हाँ। कौन सी टेक्नोलॉजी, कुछ भी अभी फ़िलहाल कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल आपको पता है, जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जहाँ पर? यस मैम, अभी ड्रोन तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है, एआई तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है, और स्वास्थ्य मृदा कार्ड का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें मृदा के जितनी भी उसमें मात्राएं चाहिए चाहिए होती हैं चलिए, मुझे ये उसके बताइए, हिसाब से। रिसेंटली एक न्यूज़ थी कि एक रशियन ट्रैवलर गोवा में गई थी और उनके साथ लोग भारतीय
पुरुष फोटोज खिंचाने की कोशिश कर रहे थे। देखी थी ये न्यूज़? मैम सुना है बट अभी ठीक है, तो ये वो है। बताओ, ये हमारे इंडिया में टूरिज्म को कैसे इम्पैक्ट करती है? इसको हम क्या कर सकते हैं इसको सुधारने के लिए? मैम इसके लिए तो जो मुझे कुछ प्रैक्टिकल सिविक पॉइंट्स चाहिए, किताबी पॉइंट्स नहीं चाहिए। मैम किताब सिविक सेंस तो होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए सबसे सबसे बड़ी जरूरत है कि जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ पे हमें लैंगिक संवेदनशीलता को बहुत मुख्यता से पढ़ाना चाहिए। मुझे तो यही लगता है, ये बहुत चलिए, जरूरी चीज ठीक है। अभिषेक बताओ, क्या कर सकते हैं कि इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर, हमारे प्रधानमंत्री भी कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स कुछ एक आधे बदनाम कर देते हैं, तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? लॉन्ग टर्म में शिक्षा पे वर्क किया जा सकता है, लेकिन इमीडिएटली क्या कर सकते हैं कि चीज़ें सुधर जाए? अभिषेक बताएंगे, वरना फिर विकास। मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए विकास। मैम शिक्षा के लिए जो जितने भी मैम शिक्षा के लिए जो लोग जो शिक्षा का क्षेत्र है उससे जो लोग जुड़े हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाना जरूरी है। जैसे कि अभी शिक्षक हो गए और शिक्षा से जुड़े जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या जो निचले स्तर पे भी लोग आते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। शिक्षा में जो सरकार जीडीपी पे खर्च करती है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो कोई उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हुए आउटकम बेस्ड एजुकेशन की जरूरत है ताकि शिक्षा में सुधार हो सके। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए, बिहार राज्य में भी इलेक्शंस हुए हैं, तो आपके हिसाब से बिहार को किन एरियाज पर फोकस करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है? किन्हीं भी 3 एरियाज को बताना है आपको। जैसा कि हम देख सकते हैं, आजादी लेकर अभी जो आवाज़ नहीं आ रही है विकास विकास बिहार आपकी। में होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ है। वो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, फिर से मैम स्टार्ट। अब आवाज आ रही है? हाँ, बेटर। हाँ, बताइए। मैम अब आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, आ रही है। मैम जैसा कि हम देखते हैं आजादी के बाद से ही बिहार में विकास हुआ है, अभी तक नहीं हो पाया है, बीमारी के कब्जे से बाहर नहीं आ पाया है। तो उसके लिए मैम बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं, जैसे कि गवर्नमेंट मैसेंजरी, जो 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 जीडीपी ग्रोथ के लिए सरकार फंडिंग देती है उस फंडिंग का आपको अकाउंटेबिलिटी पता के है साथ यूज बिहार होना। फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में है ऑफिसर्स की भारत की? बिहार भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में है, पता है आपको ये बात? मैम मैम चूंकि जीडीपी का जो टोटल वैल्यू है वो काफी कम होने की वजह से ग्रोथ रेट ज्यादा दिखती है, लेकिन जो एब्सोल्यूट ग्रोथ होनी चाहिए वो बिहार नहीं अचीव कर पाया है। तो मैम उस पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो 3 एरियाज जो सबसे पहले अगर आपको रिकमेंड करना होगा बिहार की सरकार को, तो कौन से 3 एरियाज पे फोकस करने के लिए कहेंगे? वैसे तो बिहार बहुत सारे फैक्टर्स में पीछे है, लेकिन जो 3 मेन एरियाज हैं वो हो सकते हैं एजुकेशन सेक्टर जो कि सोसाइटी की बैकबोन है और जिस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है और फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करती है। दूसरा हेल्थ है, जैसा कि हम सबको पता है कि बिहार के लोग हेल्थ सेक्टर के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए बिहार के बाहर जाने को मजबूर है। तो दूसरा हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया जाना काफी जरूरी है। और तीसरा मैम मुझे लगता है कि वुमेन सिक्योरिटी एम्पावरमेंट काफी जरूरी है। बिहार में अभी भी देखा जाए तो काफी कुरीतियां हैं ठीक है, महिलाओं के प्रति। सुधार की तो बहुत आवश्यकता है। कहाँ पर आपको ठीक है लगता सर। है, ठीक है, कहाँ पर आपको लगता है कि सुधार हुआ है? किस सेक्टर में बिहार में कुछ सुधार हुआ है? जी तभी मैम सेम ऐसा सरकार बिल्कुल भी को नहीं चुना है गया कि है। सुधार नहीं हुआ है। बिहार में किस सेक्टर में बहुत ज्यादा इम्प्रूव हाँ, किया है। जैसे कि हम देख सकते हैं अभी रिसेंटली सरकार ने एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया है और जिसके अंतर्गत काफी रिक्रूटमेंट्स हुए हैं और बिहार ने न कि बिहार के लोगों को बल्कि बिहार के बाहर के राज्यों के लोगों को भी काफी ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं। और आशा है कि इस कार्य का असर जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा। एक ठीक तो है। एजुकेशन सेक्टर है जिसपे दूसरा? सरकार ने काफी फोकस किया है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बिहार ने काफी अच्छा काम किया है, जिससे ठीक है। बिहार के टूरिज्म को तीसरा? और बिहार के अंदर। और तीसरा मैम देखा जाए तो बिहार में अभी करप्शन के प्रति काफी काम हुआ है।
बहुत सारे हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि काफी स्कैम्स उजागर हुए हैं ठीक है, और विजिलेंस और प्रशासन पे बिहार में काफी ठीक है। काम मुझे किया ये है। बताइए भारत की एवरेज एज कितनी है? मैम इसका सही जवाब तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ। हम्म, चूंकि हमारा कंट्री अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर रहा है, वो अच्छे फेज में है, तो अराउंड 30 इयर्स के आसपास। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? मैम कंट्री का जब एक बड़ा हिस्सा वर्किंग फोर्स हो, जनरली जिसको 15 to 60 इयर्स कंसिडर किया जाता है, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से इंडिया इसको सही से हार्नेस कर पा रहा है इस अपॉर्चुनिटी को? मैम देखा जाए तो हमारी प्रेजेंट सरकार ने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है ताकि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बनने दें। और जिस तरह चाइना ने इसका सही अच्छे से सदुपयोग चाइना किया, ने हम ऐसा भी क्या उसको किया? करके चाइना की कोई एक 3 चीजें डेव- बताइए। चाइना ने ऐसा क्या किया है? क्या आपको लगता है चाइना ने क्या किया? चाइना की मैम इकोनॉमी काफी चाइना स्लो ने डाउन कर चुकी चाइना है ने फिलहाल। हाँ, मैम बताइए। मैम जैसा कि मैम वर्ल्ड बैंक की थ्योरी है, डेवलपिंग टू डेवलप कंट्रीज में हमें जंप करने के लिए सबसे पहले जो है इनोवेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो चाइना ने अपने इनोवेशन पे, R&D पे, रिसर्च पे, टेक्नोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया, एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया। तो हम देख सकते हैं कि चाइनीज यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज में एक मेजर पोर्शन कवर करती है, टॉप ठीक है, 100 लेकिन ऑफ। इनोवेशन को तो बढ़ावा देने चाइना के ने लिए सब चीजों कहीं में ना काम कहीं, करके अपने हाँ, ठीक है, जी मैम इनोवेशन को जी मैम बढ़ावा देने के लिए, भारत में इनोवेशन बढ़े इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ब्रेन ड्रेन को रोकें। ब्रेन ड्रेन क्या होता है और ब्रेन ड्रेन को रोकने जी के लिए जी हम मैम। क्या प्रयास कर सकते हैं? मैम जब कंट्री का टैलेंटेड यूथ या टैलेंटेड वर्कफोर्स को कंट्री के बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट तलाश करना पड़ता है, तो उसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। ये प्रिवेलेंट है मैम फ्रॉम फ्रॉम ब्रिटिश टाइम, जब दादा भाई नौरोजी जी ने अपनी बुक में इसका उल्लेख किया था और इसको कौन सी बुक कंट्री में के लिए उल्लेख किया खतरा था? बताया था। कौन सी बुक में उल्लेख किया था? उसके बाद जी मैम कौन सी बुक में दादा भाई नौरोजी ने उल्लेख किया ड्रेन था? ऑफ वेल्थ, ये तो मैम ड्रेन ऑफ वेल्थ करके एक बुक थी मैम, एग्जैक्टली मैं नाम नहीं याद ड्रेन कर ऑफ पा रहा वेल्थ हूँ। ड्रेन ऑफ थ्योरी वेल्थ थी कि करके उनकी बुक का नाम भी ड्रेन ऑफ वेल्थ ही था? मैम बुक का ही नाम था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अच्छा, चलिए ठीक है, बताइए। एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, कुछ ऐसा ही नाम था। चलिए कुछ ठीक है। ऐसा ही नाम था मैम। तो उस समय से लेकर आज तक लगातार ब्रेन ड्रेन एक समस्या बनी हुई है, जिसको अभी तक हम ठीक काउंटर है, नहीं कर इस पाए हैं। समस्या को काउंटर करने और के लिए अभी क्या तक कुछ सुझाव अगर आपसे मांगे जाएं इस समस्या को काउंटर करने के लिए, तो क्या देंगे? मैम सबसे पहले तो जो टैलेंटेड यूथ है उसकी जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उसको एम्प्लॉयमेंट अगर मिले तो उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हालांकि हाल में बहुत सारी सिटीज हैं जो वर्ल्ड क्लास एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करा रही हैं, जैसे कि बेंगलुरु हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया। लेकिन चूंकि हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो हमें उसके हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए थी, वो अभी तक हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो हम ब्रेन ड्रेन को डेफिनेटली रोक सकते हैं। ठीक है। चलो श्वेता, मुझे बताओ नारी वंदन अधिनियम का नाम सुना है क्या? यस मैम। क्या है ये? मैम ये महिलाओं को मैम लोकसभा में और विधानसभा में मैम 33% मैम रिजर्वेशन के लिए लाया गया था। तो ये इम्प्लीमेंट हो गया है क्या? नो मैम। कब होगा इम्प्लीमेंट? मैम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैम जो नया मैम परिसीमन होगा मैम, होना भी है तो मैम 2029 के चुनाव तक हो सकता है। अच्छा, आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों मैम लाया गया? जैसे मैम देखा गया कि ये जो रिजर्वेशन है जब मैम पंचायती राज व्यवस्था में और नगर पालिकाओं में मैम जब लागू किया गया, तो मैम इससे मैम जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है मैम राजनीति में काफी हुआ। और लेकिन अगर देखा जाए तो वहां पर तो ये सरपंच पति वाली आ गई समस्या, तो यहाँ पर भी तो वही हो सकता है। मैम देखा जा सकता है कि हो सकती है ऐसी समस्या, पर मैम बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छा काम किया गया है महिलाओं के द्वारा। अच्छा ठीक है,
जो अभी रिसेंट लोकसभा है वो कौन से नंबर की लोकसभा है जो अभी लास्ट चुनाव हुए थे? मैम ये 18वीं लोकसभा है। अच्छा, इसमें महिलाओं का कितना रिप्रेजेंटेशन है? मैम एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर मैम 74 है शायद। अच्छा, ये बताओ जो पहली लोकसभा थी उसमें महिलाएं कितनी प्रतिशत थी, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन? सॉरी मैम। चलो, ठीक है। इसके साथ-साथ ये बताओ महिलाएं वर्तमान में कौन से सेक्टर में सबसे अच्छा काम कर रही हैं आपके हिसाब से? मैम सर्विस सेक्टर में महिलाएं ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं। जैसे देखा जा सकता है कि मैम टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर सेक्टर है क्या होता उसमें है? सर्विस सेक्टर क्या होता है? मैम जैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी, मैम जिसमें प्राइमरी सेक्टर में मैम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है मैंने और सेकेंडरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर क्या होता है? मैम सर्विस सेक्टर में मैम जैसे बैंकिंग और मैम जो सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं उस सेक्टर में महिलाएं ज्यादा अच्छा कर रही हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि एक कंपनी के सीईओ हैं, उनकी वाइफ आईपीएस थी या इसी क्या यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर कर वो किसी पोजीशन पर थी, लेकिन दिल्ली के एयर पोल्यूशन के चलते उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और वो अपने हस्बैंड के साथ चली गई दिल्ली से। तो ये क्या सही कदम था कि उनको कुछ रुक कर करना चाहिए? क्या होना चाहिए? मैम अगर देखा जाए कि उन्होंने अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो सबसे पहले तो उन्हें कुछ करना चाहिए। मैम छोड़ना मेरे अच्छा। हिसाब से सही चीज नहीं है अब किसी समस्या से। ठीक है, चलो मान लो उनके पावर नहीं थी, वो आईएएस ऐसा कुछ नहीं थी। एक नॉर्मल इंसान एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकता है? और आप क्या करते हो अपने जीवन में कि एयर पोल्यूशन ना हो, एयर पोल्यूशन जैसी समस्याओं को रोका जा सके? मैम इसके लिए कुछ हैबिट में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि मैम जैसे कि हम जो गार्बेज है उसे मैम डस्टबिन में डालें और साफ सफाई अपने आसपास रख सकते हैं। तो एक और गार्बेज मैम को गार्डनिंग कर रोड में सकते डालने हैं। से रोड में डालने से एयर पोल्यूशन होगा क्या? मैम ऐसा देखा गया है कि मैम ज्यादा गंदगी रहने से और मैम गार्बेज को जलाए नहीं। हाँ यस मैम। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? और मैम ग्रीनरीज को बढ़ावा दिया जा सकता है दिल्ली में तो पर्सनल बहुत लेवल पे। ग्रीनरी है, दिल्ली में तो इतनी ग्रीनरी है कि क्या बताया जाए। उसके बाद भी ग्रीनरी को मैम बढ़ावा पर क्या और क्या मैम इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर वाहनों सकते का हैं? यूज हम्म, मैम सार्वजनिक वाहनों का यूज करना ये अच्छा पर्सनल लेवल पे किया जा सकता है। अच्छा, तुम अपने जीवन में ऐसी क्या चीजें करते हो कि जिससे एयर पोल्यूशन पर्टिकुलरली कम हो? मैम मैम मैं हाइजीन मेंटेन करके रखती हूँ और मैम गार्डनिंग पे फोकस करती हूँ। अच्छा, गार्डनिंग पर फोकस करते हो। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जीवन में हम रोज़मर्रा के जीवन में करें जिससे कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो सके? चलो, कोई मैम बात नहीं। वैभव बताओ, नॉर्मल दिनचर्या में हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करें? वैभव बताएंगे? चलिए, वरना निवेदिता बताइए। जिसने आंसर्स दे दिए वो हाथ नीचे कर लो, ठीक है? जिसने आंसर्स अभी तक नहीं दिए वही हाथ उठाइएगा। निवेदिता बताइए। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है ना आवाज? एक बार कोई थम्स अप कर दो भाई। हाँ, ठीक है। निवेदिता ट्राई करोगे? चलो हेलो हेलो हाँ बताइए निवेदिता। मैम। हाँ बताओ। हाँ जी मैम। मैम आवाज आ रही मेरी? यस 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 आ रही है। मैम पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए डेली बेसिस पे मैम मैं साइकिल ट्रैक्स का यूज कर सकती हूँ, लाइक वॉकिंग पाथ्स का यूज कर सकती हूँ। और मैम ट्री प्लांटेशन में मतलब हेल्पफुल होगा अगर ट्री प्लांटेशन हम प्रमोट करें। मैम लोगों को अवेयर कर सकते हैं स्मोकिंग के लिए, वेस्ट बर्निंग के लिए। ये सब मेथड से मैम पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताओ, ये रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है? मैम जब हमारे पास एक्सपेंडिचर से ज्यादा मतलब पैसे हमारे पास बच रहे हैं या सेविंग्स हैं किसी प्रकार की मैम बजट में, तो मैम हम उसे रेवेन्यू सरप्लस कहेंगे।
फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? मैम फिस्कल डेफिसिट ये होगा जब हम अपने किसी भी खर्चों को मतलब पूरा करने के लिए जब हम मैम बोरो करते हैं किसी भी अन्य इंस्टीट्यूशन या संस्थान किसी भी उससे या पब्लिक मनी से, तो मैम उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। मैम बेसिकली ये एक्सपेंडिचर ज्यादा होना हमारे जो भी रेवेन्यू या जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनसे, उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। अच्छा, ये बताओ बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? मैम 7 डिस्ट्रिक्ट्स। 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट समस्याएं अगर पूछी जाएं तो वो कौन सी हैं? मैम अगर एग्रीकल्चरल बेस पूछी जाए तो मैम वहाँ पे अभी भी कैश क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास इंटेंसिव पॉलिसीज नहीं है। और अगर मैम एमएसएमई के सेक्टर में हम पूछें तो मैम स्किल्ड लेबर्स नहीं है या लेबर इंटेंसिव रिफॉर्म्स हमारे पास नहीं है अभी भी, और ना ही उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। और मैम अच्छा, सर्विस सेक्टर ये में भी बताओ देखें तो निवेदिता, मिलेट्स का नाम सुना है? मिलेट्स हाँ जी क्या मैम। होता है मिलेट्स? मैम ये जो बेसिक जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उनके अलावा जैसे रागी बाजरा ये सारी ठीक चीज़ें जो होती हैं। है, ये काफी न्यूट्रिशियस होते हैं क्या? यस मैम, जो बुंदेलखंड में मैम जो सॉइल पाई जाती है रेड और ब्लैक, मैम इन सॉइल्स के लिए ये बिल्कुल सुटेबल क्रॉप्स हैं। बहुत ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी की भी इनमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक पॉइंट था कि मिलेट्स का लोग अच्छे खासा प्रयोग करते थे, अपनी डाइट में इंक्लूड करते थे। वर्तमान में क्या रीजन है कि लोगों का मिलेट से मन ही हट चुका है? मैम मुझे लगता है फर्स्ट थिंग जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ मैम ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, उसमें मैम राइस और व्हीट को बहुत ज्यादा वेटेज मिला रादर अदर क्रॉप्स के ज्यादा। दूसरी चीज मैम जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हुई उनमें भी इनकी डिमांड पहले मतलब ज्यादा थी। अब लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं इनके भी जो भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, पर मैम पहले इनकी डिमांड ज्यादा थी इसलिए इनको ज्यादा फार्मर्स ने ग्रो किया। और मैम एमएसपी भी कहीं ना कहीं रीजन है, क्योंकि मैम ठीक है, ये बताओ एमएसपी लीगल बैकिंग है क्या एमएसपी को? मैम अभी है नहीं, बट इसकी डिमांड मैम मतलब हो रही थी बीच में कि एमएसपी को लीगल तो बैकिंग होनी वर्तमान में चाहिए। है कि नहीं? मैम करंट में नहीं है अभी अच्छा, लीगल बैकिंग। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? मैम ये इलेक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इम्प्लीमेंट कराने के लिए मैम ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको इम्प्लीमेंट कराती है और इसको लागू करती है ताकि किस ठीक है, तो इलेक्शन फ्री एंड मॉडल फेयर कोड ऑफ तरीके से हो। कंडक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है क्या? नो मैम। नहीं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स क्या हैं? मैम आर्टिकल 324 टू 329। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन काम क्या है? कहाँ के इलेक्शंस कंडक्ट करवाना? मैम वैसे 6 इलेक्शंस लिए जाएंगे इसमें। मैम लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के, और मैम जो स्टेट्स के जो इलेक्शंस होते हैं उनको बेसिकली कंडक्ट अच्छा, और कराना। स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? मैम पंचायत के इलेक्शन को कंडक्ट कराना। ठीक है, मुझे बताओ ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? मैम जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के थ्रू जो भी अर्निंग होती है मैम उसको हम काउंट करते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ये क्या ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट है? यस मैम, ऑरेंज इकोनॉमी में हम कह सकते हैं। अच्छा, कोई वेव्स की समिट हुई थी क्या? मैम मैं प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मे बी, बट शायद मैम हाँ मुंबई में शायद देश की फुल फॉर्म क्या एक है मीटिंग वेव्स का? मैम एग्जैक्टली तो कुछ है मुझे नहीं फुल याद, फॉर्म बट की नहीं मैम है? कुछ विजुअल ऑडियो करके समथिंग है। अच्छा, ठीक है, ये बताओ अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है पाकिस्तान में, उसके बारे में पता है? नो मैम सॉरी, इसके बारे में आइडिया मुझे। अच्छा, ठीक है, ये बताओ 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, गुड। लास्ट क्वेश्चन बता दो, इसके बाद कोई बचा है? वैभव, अब माइक वर्क कर रहा है? यस चलो मैम कर रहे हैं। चलो वैभव से पूछ लेती हूँ। वैभव बताओ ये 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है पाकिस्तान वाला? मैम ये शायद जो आर्मी चीफ है उनकी पावर को एनहेंस करने के लिए लाया गया है, ऐसा क्या नाम है आर्मी चीफ का? सुनने में आया मुझे। असीम मुनीर। ठीक है, आसिफ मुनीर। ठीक है, ये बताओ अभी पाकिस्तान आसिफ के मुनीर। डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था। डिफेंस मिनिस्टर का नाम पता है पाकिस्तान के? मैम चलो कोई याद बात नहीं नहीं, आ रहा भारत अभी। के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बोलना है, ठीक है? चलो, ऑनरेबल राजनाथ सिंह। हाँ, तो ये बताओ, ये जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान 2 फ्रंट से वॉर लड़ रहा है। तो उनका 2 फ्रंट से मतलब क्या हुआ? एक तरफ भारत है क्या? मैम एक साइड तो इंडिया है और एक साइड जो अभी
तालिबान से चल रहा है उनका वॉर। ठीक है, तो उनकी ये जो बात है तालिबान तो उनकी खुद की पैदाइश है, ठीक है। अब ये बताओ इंडिया के साथ क्या पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट तुम्हें कहाँ तक लगता है, कहाँ तक ये एप्ट है, या बस हवा की बातें हैं? मैम कैन यू रिपीट क्वेश्चन? मैं कह रही मतलब हूँ मैं समझा नहीं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि वो 2 फ्रंट से वॉर लड़ रहे हैं, तो वो अफगानिस्तान के तालिबान तो उन्हीं के द्वारा उत्पन्न एक समस्या है। तो क्या इंडिया और पाकिस्तान का अभी ऐसा कुछ चल रहा है कि वो लड़ रहा है 2 फ्रंट से वॉर पाकिस्तान? अभी तो मैम इंडिया से नहीं हो रहा, बट इंटरनली उनका बलूचिस्तान एरिया है, वहाँ पे भी ठीक है, तो जो उसके लिए भी उन्होंने इंडिया को रिस्पॉन्सिबल माना था। तो इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी में क्या चेंज करने की ज़रूरत है कि ऐसे एलिगेशंस इंडिया पर ना लगे? मैम तो एलिगेशंस तो पाकिस्तान की तरफ से लगते ही रहते हैं, बट हम जो हमारा जो स्टैंड है वो क्लियर होना चाहिए कि हम अपनी सॉवरेनिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो उस एरिया में हम जो हमारी साइड से जो क्लैरिटी दी जाती है कि अगर कोई भी हमारे इंटरनल जम्मू कश्मीर एरिया में या फिर जो बॉर्डर है उस एरिया में कोई भी मतलब हमें ऐसा कुछ उनके इंटरफेरेंस होता एलिगेशंस को लेकर अपनी डिप्लोमेसी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने स्टैंड को क्लियर करने की ज़रूरत है, राइट? जी मैम। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर सुना है? यस मैम। क्या तारीख थी, कब हुआ था, कौन से महीने की बात है ये? मैम ये अप्रैल में जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसके रिस्पॉन्स में अ, मई मंथ में कंडक्ट किया गया था। अच्छा, तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर था इसमें क्या क्या किया गया था, कितनी जगहों पर पाकिस्तान के टेरर अटैक्स पर कितनी जगहें थी जहां पर इंडियन आर्मी ने अटैक किया था और मैम उनको डिस्ट्रॉय किया था? जो पाकिस्तान के जो रेडिकल आउटफिट्स थे, हम्म, जैसे कि जहाँ पे उनका सेंटर था, जैसे कि एक कितने मुझे थे याद आ रहा है लगभग? मुरिद के था एक। लगभग और कितने थे? यस मैम, लगभग कितने थे? लगभग एग्जैक्टली तो नहीं पता, शायद 9 थे शायद। अच्छा, पहलगाम अटैक की डेट क्या थी? 22 अप्रैल। अच्छा, इसके इमीडिएटली बाद कुछ स्टेप्स उठाए गए थे इंडिया के द्वारा, ठीक है, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड भी कुछ उठाया गया था। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? यस मैम, इंडस वाटर ट्रीटी में ये है कि जो 2 रिवर है इंडस और चेनाब, और तो उनका वाटर है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा, और जो लोअर रिपेरियन रिवर है जैसे कि सतलज है, ब्यास है, रावी है, उनका वाटर इंडिया को मिलेगा। तो उसमें इंडिया ने उसको उसको एक प्रकार से एक थ्रेटन किया था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर रहे हैं। चलो वैभव, लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बता दो, ऑफिसर बन जाते हो, सिलेक्शन हो जाता है, तो दहेज दिया जाएगा तो लोगे कि नहीं? नो मैम, दहेज तो नहीं लूंगा। और अगर नहीं होता है सिलेक्शन, फिर कोई देता है तो ले लोगे? नो मैम, तब भी नहीं लूंगा। ठीक है, लोग तो लेते हैं। मैम लोग लेते हैं, बट मेरा मानना है कि जो भी शादी, जो मैरिज है, उसमें जो भी खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, वो इक्वली दोनों साइड से करना चाहिए। और अच्छा, ये जो उसके दहेज की अलावा रूट है ये कहाँ से आती है? हमारे सनातन मतलब हिंदू धर्म में ये रहा है, क्या रहा है? ये मैम एक प्रकार से ब्राइडल, कुछ एरियाज में जैसे ब्राइडल गिफ्ट होते हैं, ब्राइडल फीस कह सकते हैं, ऐसा कुछ होता है जो पहले से हमारे कल्चर में है। मतलब काफी हिस्टोरिक इसका वो है मतलब कि रूट्स लोग अपने कहाँ से शुरू हो रही हैं एग्जैक्टली नहीं पता। जो चलो, इसको एग्जैक्टली तो रीएनफोर्स नहीं कर पता, दिया गया है, मतलब एक ये सिस्टम बना दिया गया है दहेज लेने का। लेकिन तुम्हें कोई जबरदस्ती देगा तो तुम क्या कहकर मना करोगे? और अगर मान लो तुम नहीं लोगे और तुम्हारे घर का कोई मेंबर रेडी हो जाता है तो उसको क्या कहकर समझाओगे कि हमें नहीं चाहिए? मैम मेरा स्टैंस ये है कि जो भी पैसा मैं अगर अपनी मेहनत से कमाऊंगा तो उसकी मैं वैल्यू करूंगा, उसका एक प्रकार से मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। और मैं जो दहेज में पैसा लूंगा उसका मुझे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। तो मैं इसी आ, तरीके से अपने घर वालों को समझाऊंगा कि इसलिए मुझे दहेज नहीं चाहिए। अच्छा, तो किसी के गिफ्ट भी नहीं लोगे फिर, क्योंकि गिफ्ट में भी तो लोग पैसे देते हैं।
मैम गिफ्ट का इंटेंशन देखूंगा कि उनका इंटेंशन क्या है। अगर इंटेंशन अच्छा है, नॉर्मल है, तो फिर एक्सेप्ट कर सकता हूँ एज ए जेंटल जेस्चर। ठीक, अच्छा आंसर दिया। चलो इसके साथ इसको एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन बचा है तो ले लेंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे। एंड लास्ट किसी का कोई क्वेश्चन बचा है? मैम ये जो आप ट्रम्प वाला क्वेश्चन पूछ रही थी, नोबेल पीस प्राइज वाला, तो उसमें आंसर कैसे देना है? मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी उसमें। चलो कोई और आंसर देगा? क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने एग्जैक्टली? ये क्वेश्चन था कि क्या जो हाँ, देना ट्रम्प चाहिए। दावेदारी कर रहे हैं हाँ वो सही है कि नहीं, क्या कोई आंसर इसका देगा? कोई ट्राई करेगा? मैम इसका आंसर ये भी मतलब बोल सकते हैं कि क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जो है इन सभी रिपोर्ट्स और सभी चीजों को देख करके कंसिडर करती हैं कि पीस प्राइस के लिए कौन मतलब सूटेबल है। और मैम जो भी टर्म्स एंड सोल्यूशन दिए हैं अभी तक के पीस के, मैम कहीं भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। जैसे मैम 20 पॉइंट्स जो और दिया था इंडिया और इजराइल और पाकिस्तान में हमें ट्रम्प का कोई रोल नहीं था, ये जी। बात नकार देनी है, ठीक है, क्योंकि था ही नहीं, जी ठीक है। वो अपने आप को बस लाइमलाइट में लाने के लिए करते रहते हैं। इंडिया ने इसको नहीं अग्री किया है, तो हम भी इस बात से अग्री नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ और निवेदिता। मैम जो जैसे तो मैम 20 पॉइंट्स जो प्लान था वो भी मैम सक्सेसफुल नहीं रहा अभी भी। मैम रशिया यूक्रेन वॉर में भी अभी तक कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं दिखाई दिया है। और उसके साथ साथ मैम जो उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे उस तो वहीं के सुप्रीम कोर्ट ने ही मतलब उसको संज्ञान में लिया है। तो मैम अगर ये सही होते तो इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया होता अब तक। इसलिए मैम ये कह सकते हैं कि इनको देना सूटेबल नहीं था। हाँ ये कह सकते हैं कि जब तक, हाँ बताइए सात्विक कुछ बता रहे हैं? मुझे लगता है कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैम जो भी यूएसए कर रहा है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। देखो हमें अवॉइड करना चाहिए स्ट्रेट आंसर। जैसे मेंस में हम डायरेक्टली किसी भी चीज़ के लिए एकदम तुरंत यस और नो नहीं बताते हैं, हम थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ घुमा कर बात करते हैं। हमें स्टेटमेंट ये नहीं शुरू करनी है कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। हमको बताना है कि जो भी उनके प्रयास थे वो इतने सफल नहीं रहे हैं, और पीस प्राइज अपने आप में, नोबेल पीस प्राइज पूरी दुनिया में उन्हीं लोगों को दिया गया है अभी तक जिन्होंने सही में कुछ काम किया है। तो जब तक उनके, अगर उनके हो जाते हैं, जो भी उनके एफर्ट्स हैं वो सही से इफेक्टिव साबित होते हैं, तो फिर उनको दिया जा सकता है। डायरेक्टली नहीं कह देंगे कि नहीं उनको नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलो अब किसी के क्वेश्चंस बचे तो हाथ उठा लीजिए, अदरवाइज मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी ग्रुप वाला, एंड इसको हम एंड कर देंगे। जिसके क्वेश्चंस हैं वही हाथ उठाएगा। निवेदिता कोई क्वेश्चन बचा क्या? नो मैम कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इशिता बताओ। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी मैं ऐसे इंटरव्यू का कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मेंस का ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा डाइसी भी रहता है। तो अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि कहीं एंड में इंटरव्यू हो गया तो मेरे 10-15 दिन फिर इंटरव्यू में ही चले जाएंगे, हाँ और मेंस का actually, टाइम कट हो जाएगा हाँ, बहुत ज्यादा, हाँ, और उसकी भी कोई फाइनलिटी तो है नहीं। तो मतलब डेफ प्रिपरेशन और जो ग्रेजुएशन का थोड़ा ब्रशअप तो वो मैं बाद में ही करूँ, अभी तो कुछ करूँ नहीं या साथ में करती रहूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे। वो चीज़ अभी, वो तो एंड का ग्रेजुएशन वगैरह तो एंड के टाइम में भी देख सकते हो, रिजल्ट आने के बाद भी। अभी मेरे हिसाब से भी मेंस ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान ने चाहा इंटरव्यू का मौका मिलता है तो मेंस नहीं पढ़ पाओगे, ब्रेक लग जाएगा। और मेंस का अगर अच्छे से पकड़ बना ली तो वहां पर वो जनरल क्वेश्चंस ही पूछेंगे। मेंस का पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स ये सब भी चीज़ों को पढ़ ही रहे होगे। और एक चीज़ पर जो वर्क करना है अपने कम्युनिकेशन स्किल पर, कि हम बात सही से कर सकें, अपनी बात को रख सकें। क्योंकि ये भी हो सकता है कि वहाँ के 25 मिनट के बाद निकल कर जब आओगे, 20-25 मिनट के बाद लगेगा नहीं ये था, इतना हम मेहनत कर इन्होंने ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछ लिए, या फिर जनरल बात कर ही निकाल दिया, ठीक है। तो इतना उसको भाव नहीं देना है कि हम मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो बात सही है ना कि कुछ श्योरिटी नहीं है इस दुनिया में कि ये वाला निकलेगा या फिर अगले वाला क्या चीज़ फाइनल होगा, आपको नहीं पता। तो द स्मार्ट मूव इज फोकस ऑन मेंस, और जो अपना पर्सनल डिटेल्स हैं उस पर अगर टाइम है तो वर्क करो, अदरवाइज मेंस के रिजल्ट के बाद भी वर्क कर सकते हो। ओके मैम, तो मैं अभी न्यूज़पेपर इतने रेगुलरली नहीं पढ़ पा रही हूँ, मोस्टली एडिटोरियल ही सुनती हूँ, तो हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ूँ क्या? न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अभी जनवरी में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, अभी इधर महीने इधर चांसेस नहीं है, तो दिसंबर एंड से पढ़ने लगना, या फिर जनवरी की शुरुआत से थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स पढ़ने लगना, ठीक है। ओके मैम, अभी थैंक यू। एडिटोरियल्स, ठीक है, ओके मैम। ठीक है। जिसको क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं प्लीज़ हाथ नीचे कर लीजिएगा, जिसका क्वेश्चन हो गया है वो भी नीचे कर ले। अभिषेक क्वेश्चन बचा क्या कुछ? चलो श्वेता बताइए। मैम जैसे कि अगर आप ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई पूछता है, जैसे
आप थी, तो मैम उस टाइम माइंड में आंसर नहीं आते हैं, और ऐसे तो मैम उसके बारे में पढ़ा रहता है, तो मैम उसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे वहां भी अगर इंटरव्यू होगा तो वहां पे अगर तुरंत वो सारी चीजें अगर आपके मैम नहीं आई माइंड में, देखो, पहली बात तो एकदम से जैसे ही आंसर नहीं याद आता है तो 2 सेकंड का पॉज ले सकते हैं। जैसे किसी ने आंसर दिया था तो उसने पॉज लिया था, शायद दिव्यम ने, और बहुत अच्छे से आंसर दिया था, तो पॉज ले सकते हैं। और इन केस नहीं याद आता है तो सॉरी कहकर नेक्स्ट में मूव ऑन कर जाना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पॉइंट और एकदम एग्जैक्ट टाइम पर रिकॉल ही हो जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सॉरी बोलकर नेक्स्ट में मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है जहाँ पर मैम हमसे व्यू पॉइंट मांगा जाएगा कि तुम्हें क्या लगता है, तो वहां पर सॉरी नहीं बोलना है, वहां पर अपना कुछ बताने की कोशिश करनी है, जितना भी ज्ञान अर्जित किया है उसको थोड़ा सा निकालना है, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, ठीक है। विकास बताइए। मैम जैसे वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स वाला क्वेश्चन था, तो वैसी चीजों का वैसे हमें पता ही है कि उतना कुछ बेनिफिट है नहीं, लेकिन इसको डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकते कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो हाँ, इनको कैसे डायरेक्टली handle मना करें? नहीं कर सकते, लेकिन जैसे किसी ने आंसर दिया था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, जिसने बोला था कि नहीं, अगर आंचल ने बोला था शायद कि नेगेटिव वाला ज़्यादा है, तो अगर मुझसे पूछे तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिफिकेशन ही हो रहा है महिलाओं का, और वहां पर जो इंसान बैठा है वो भी एज्ड है, उसको भी ये चीज़ इतनी रिलेटेबल नहीं लगेंगी, ठीक है। तो ना हमको नहीं लग रही तो उनको कैसे लगेंगी, तो वहां पर हम थोड़ा सा म्यूट कर लो भाई। बस मैम, अभी मैम एक जैसे सेकंड, अफ्रीकन कंट्री की कोई एक वुमेन को सेकंड, एक उनको मैम सेकंड, प्राइज मिला था, लेट तो लेट मैम मी कंप्लीट फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। क्या बोल रही थी, मैं भूल जाती हूँ बीच में बोल देते हो तो। क्या बोल रही थी मैं? मैम वो मिस यूनिवर्स वाले क्वेश्चन पे आप बता रही थी कि डायरेक्टली मना नहीं हाँ, करना है। लेकिन अगर व्यू पॉइंट बोलना है तो ये बोलेंगे कि हाँ नेगेटिव ज़्यादा है, जैसे उसने बोला था, उसने बढ़िया आंसर दिया था कि हम एग्जैक्टली किसी भी चीज़ को मना नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर आपको अपना तो दिमाग लगाना ही है, लेकिन जिसको आप डील कर रहे हैं उसके माइंडसेट को समझना भी ज़रूरी है। वहाँ पर यूपी का एक एज्ड इंसान बैठा है, उसकी सोच जनरल जैसे हम बड़े लोगों की देखते हैं वैसे ही होगी। तो यहाँ पर मिस यूनिवर्स जैसे जहाँ पर ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, खड़ा कर रहे हो औरतों को, तो वो कोई भी ऐसा इस एज का इंसान तो उसको जस्टिफाई नहीं करेगा, ठीक है। और रूरल बैकग्राउंड की कोई महिला वहां तक पहुंच सकती है क्या? तो वो बस दिखाने के लिए और बोलने के लिए है ब्यूटी विद ब्रेन, अदरवाइज इट इज वर्थलेस। तो वहां पर हमको ऑब्वियसली वर्थलेस तो नहीं बोलना है, लेकिन हाँ एक चीज में चूज करना होगा तो हाँ इधर वाला साइड हम ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसे इसमें मैम बहुत सारी कंट्रीज हैं इसको सपोर्ट कर रही हैं, तभी उनके जो पार्टिसिपेंट वहाँ पहुंच रहे हैं, तो अगर वर्थलेस अगर ऐसे डायरेक्टली बोलेंगे तो इतनी सारी वर्थलेस मैं कंट्रीज बोलने के लिए अर्ली कह ही नहीं रही हूँ भाई, वर्थलेस मैंने बोला है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वर्थलेस बिल्कुल भी नहीं, और वर्थलेस जैसा टर्म इज वेरी एक्सट्रीम, यू कैन नॉट यूज इट इन इंटरव्यू। बहुत सारी कोई एक चीज़ चलती आ रही है, वो एक पॉइंट था जब शायद थोड़ा सा महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था, तो उनको ठीक है एक ऐसा मंच प्रोवाइड कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में उसका रेलेवेंस देखेंगे तो क्या वो रेलेवेंट सही में है? अब कहने को कह दें कि वो प्लेटफॉर्म दिया, ये दिया, बट देन व्हेन वी हैव टू चूज कि हाँ ज़्यादा क्या चीज़ उचित है, तो ज़्यादा उचित यही है कि इसका रेलेवेंस नहीं है, तो नेगेटिव ज़्यादा है। तो अगर पर्सनल व्यू आपसे पूछ लिया जाएगा पर्टिकुलरली, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप बोल सकते हैं हाँ कि अगर एक ही चीज़ को चूज़ करना है तो मेरे हिसाब से इसको अगर नहीं भी कंटिन्यू करेंगे तो कुछ और प्लेटफॉर्म्स या फिर और तरीकों से महिलाओं को मंच प्रोवाइड किए जा सकते हैं। वो तो एक सिस्टम चला आ रहा है वेस्टर्नाइज कल्चर से, जो हमारे कल्चर में चीज़ें नहीं हैं, हम वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है जो दूसरे देश कर रहे हैं वो हमारे संस्कृति और कल्चर के अनुरूप हो, ठीक है। तो उनको वो कर रहे हैं तो सही हो, ऐसा होता है क्या? तो डोंट वरी, ठीक है। जी। और कुछ और ये बता? जैसे मैम जो डोनाल्ड ट्रम्प वाला क्वेश्चन था, तो कौन वाला इसमें क्वेश्चन? जैसे कौन कि वाला क्वेश्चन? डोनाल्ड ट्रम्प अगर वो डिमांड कर रहे हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो इसमें अगर हम इन चीजों को, जैसे कोई भी चीज अगर डिमांड कोई पर्टिकुलर पर्सन खुद के लिए कर रहा है, कोई अवार्ड बोल रहा है कि मुझे चाहिए, तो इस तरह से क्या हम उसको जस्टिफाई करें कि हाँ ये आदमी इसने ये किया, वो किया, ये किया, क्या डायरेक्टली हम नहीं। इंस्टीट्यूशन के ऊपर छोड़ दें कि जो इंस्टीट्यूशन के ऊपर छोड़ दें, एकेडमी है, हम इंस्टीट्यूशन के ऊपर छोड़ दें। अभी हमसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे कि अगर उनकी जो चीज़ें हैं वो सही हो तो उनको मिल जाए। अपने आप को डिमांड, अपने आप को एंडोर्स करना तो कभी भी अच्छा तरीका नहीं होता है। तो हम किसी की बुराई चीज़ ना दिखाकर हम ये कहें कि अगर उनकी, जैसे अभी साक्षी ने बताया शायद, कि अगर उनके जो भी स्टेप्स हैं वो इफेक्टिव प्रूव होते हैं और जो भी क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल करते हैं तो उनको दिया जाना चाहिए। अदरवाइज अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हुए
कि केवल जो पीस में काम किया है और जिसके रिजल्ट्स दिखे उन्हीं को मिले, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी बात को हम कह सकते हैं। उनके जो भी एफर्ट है ज्यादातर वो कैपिटलिस्ट अप्रोच रही है उनकी, वहाँ पे उन्होंने वही काम किया जहाँ से उनको फायदा हो रहा था। और वो फर्जी का भी तो एंडोर्स करते रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान में कुछ रोल नहीं निभाए, गाजा पीस प्लान इफेक्टिव नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन यस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैम ये वाला जो आप क्वेश्चन पूछे थे कि जो वेनेजुएला में यूएसए अपना वहाँ पे लगाया है ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह के लिए, तो क्या इंडिया को वेनेजुएला में जो हो रहा है उसके लिए आवाज उठानी चाहिए? मतलब ऐसे नहीं, इंडिया लेकिन तुमने करेगा? उसको ग्लोबल साउथ से लिंक कर कर बढ़िया आंसर दिया कि ग्लोबल साउथ को इंडिया वो कर रहा है, ये बढ़िया आंसर था तुम्हारा, ठीक है। वैसे इंडिया को किसी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ना इंडिया दूसरे के में करता है, ना ही अपने में किसी को करने देता, ठीक है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती, पंचशील पॉलिसी से मैं कनेक्ट कर रही थी तो वही सोच के दिया था। हाँ, तुमने बढ़िया आंसर दिया था ग्लोबल साउथ को रिलेट कर कर, वो ठीक था। वरना अदरवाइज इंडिया को ऐसे किसी के में हाथ छेड़खानी नहीं करनी है। ना इंडिया अपने में, इंडिया सॉवरेनिटी को सुप्रीम मानता है और उसी की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। चलो, कौन बोला था? हाँ, सात्विक, आप बीच में कुछ बोले थे, बताइए, आप बताइए क्या कह रहे थे। बताएंगे सात्विक? चलो रीना बताइए। ओके, ठीक है, रीना बताइए। चलो वैभव बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम आपने बोला था, पूछा था कि पाकिस्तान को लेकर इंडिया को डिप्लोमेसी में कुछ चेंज लाना चाहिए, तो उसका हाँ नहीं, वो क्या एलिगेशन आंसर लगाते होगा? रहेंगे थोड़ी ना हम अपनी डिप्लोमेसी में। बढ़िया आंसर दिया था, ठीक है। वो हमें अपने स्टैंड पर अटल रहना है और अपनी बात को विश्व पटल पर पहुंचाना है, ठीक है। ओके, ठीक है सात्विक, ठीक है। मैम हाँ रीना बताइए। मैम जैसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे एज ए इंट्रो हम सबसे पहले उनके क्या मतलब हमसे क्वेश्चन रह सकते हैं कि जैसे आपने बताया था कि वो ये पूछते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो, और इसके अलावा और वो किस तरीके से हमसे मतलब शुरू कर सकते हैं? देखो, वो कुछ जैसे भी हो सकता है। वो जनरली क्या कर रहे हो पूछ सकते हैं, ज़्यादा एंटर करते ही वो ये भी पूछ सकते हैं ज़्यादा डर तो नहीं रहे हो, ठीक है, या फिर क्या कर कर आए हो। बहुत ही जनरल कॉन्वर्सेशन होती है, ट्रस्ट मी। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते होंगे जिनसे एकदम ही फैक्ट्स और एकदम ही उनको वैसा क्वेश्चन लें। अदरवाइज वहाँ जाकर एक नॉर्मल जनरल कॉन्वर्सेशन होगी और आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस में आपको अपना व्यू पॉइंट बताना होगा। और व्यू पॉइंट बताने में कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती, बस हम उसको किस तरीके से सामने वाले के सामने रख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। शुरुआत वो कहीं से भी कर सकते हैं। बैक नाम उनको पता नहीं है, अदरवाइज जनरल केस में तो नाम से शुरू कर देता है। जिला उनको पता नहीं है, तो एक जो मेजॉरिटी केसेस में देखा जाता है कि वो पूछ लेते हैं कि कितना पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो, ठीक है। अभी नौकरी कर रहे हो तो नौकरी से शुरू हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो जनरल केस में ये देखा जाता है। मैम जैसे अगर वो एजुकेशनल से ऐसे शुरू करते हैं कि कहाँ से पढ़ाई करे हो ये, तो मैम इसको हम स्कूल लेवल से ऐसे शुरू कर सकते हैं या फिर हम सिर्फ ये बता सकते हैं ग्रेजुएशन और अपना पोस्ट नहीं, स्कूल ग्रेजुएशन? से बता सकते हो, स्कूल से 10th 12th से बता सकते हो। 10th 12th यहाँ से किया, फिर ये किया, 10th 12th से बता सकते हो। तो मैम जैसे स्कूल का नाम, ईयर, ये सब भी हमें बताना रहता है या शॉर्ट में? शॉर्ट में बताना रहता है कि 10th और 12th हमने किया यहाँ से ईयर के साथ, ठीक है। फिर हमने ग्रेजुएशन इस ईयर में किया एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर नौकरी जहाँ कर रहे हो, वो नौकरी कर रहे हो तो कितने सालों से यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे बताना हो, ठीक है। मैम एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे मैं यूपी से ही हूँ लेकिन मेरा एजुकेशन अदर स्टेट से है, तो जैसे मैं उसमें एजुकेशन जब मैं बता रही हूँ तो मैं अदर स्टेट का नाम ले रही हूँ, तो फिर उस स्टेट से रिलेटेड भी मुझसे क्वेश्चन आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखो, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अक्सर वहीं से आता है जहाँ पर आप एंड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं तो हमें दूसरी जो भी चीज़ कनेक्टिंग है उसके बारे में पता होना चाहिए। और इस केस में तो हाँ, दूसरे स्टेट का पता होना चाहिए, दूसरे जो कॉलेज है, किसी मान लो इंदिरा गांधी के नाम से कॉलेज है तो इंदिरा गांधी की स्टोरी पता होनी चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमको आनी चाहिए, ठीक है। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, चलो फिर सबके क्वेश्चंस हो गए। एक बार बता दो कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि ग्रुप अभी मैं बना दूं। एक बार हैंड रेज कर दो तो उस हिसाब से मैं देख लूंगी। हैंड रेज कर दीजिए जो लोग कह रहे हैं मैं अभी ग्रुप बना दूं। मैम मुझे 2 उठा लो, 2 सेकंड और है, ठीक है। प्रिया बताइए।
मैम मेरे क्वेश्चन बहुत अजीब है बट पूछ रही हूँ। मैम जैसे हम सब लोग जो बता रहे हैं आंसर उसमें मैम मैम बहुत बार हो जा रहा है, शायद मैंने भी किया हो। एक ये और एक हिंदी इंग्लिश का बहुत हो रहा है, तो वो कैसे करें मैनेज, देखो नहीं समझ वहां में आ पर रहा है। बोलने में हमको इंग्लिश ही बोलनी है, ठीक है। वहां पर एकदम कोई शुद्ध हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो बोल चाल में हम लोग बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, वैसे ही बात करनी है। तो उसकी तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ, ये मैम मैम थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है। हर चीज में मैम मैम नहीं आना है, ठीक है। यस ठीक है, चलो। और किसी का क्वेश्चन नहीं बचा? 10 लोग कह रहे हैं ग्रुप बनाने को। चलो ठीक है, फिर मैं ग्रुप बना देती हूँ, कल बना देती हूँ, ताकि सबको तसल्ली हो जाए, ठीक है। चलिए, अब किसी का क्वेश्चन नहीं बचा ना? चलो इसको एंड कर दें यहाँ पर। मैम। ओके, हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं? मैम जो ब्रेन ड्रेन वाले का थोड़ा सा आंसर बता दीजिए और क्या अच्छा हो question? सकता है। एक तो जनरिक लग रहा था कि इनोवेशन लाना चाहिए और इंस्टीट्यूशन और चलो, अब ये चाहिए। वीडियो लोग देखेंगे किस पे? यूट्यूब पर देखेंगे, तो लोग इसका आंसर देंगे। जो अच्छा आंसर देगा उसको मैं वो कर दूंगी, ओके पिन कर मैम। दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने अटेंड किया है वो लोग भी, और जो लोग नए देखें वो लोग भी इसका आंसर दे सकते हैं ब्रेन ड्रेन वाले क्वेश्चन का। जिसका सबसे अच्छा आंसर होगा उसको पिन कर दूंगी। और भाई थोड़ा वीडियो लाइक कर दिया करो। चलिए, ओके एवरीवन, बाय बाय। चलो, क्वेश्चन बचा हो तो आप अगली बार या फिर पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा।